नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पास एडो हब में, जिसमें हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है अथवा कर्ता कारक है? तो पहले हम कारक देख लेते हैं, विभक्ति, सभी विभक्ति चिन्ह। तो कर्ता का होता है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, दोनों होता है। संप्रदान, संप्रदान के लिए, के लिए, संप्रदान के लिए अथवा को अपादान, अपादान से अलग के भाव में, से अलग होने के भाव में, से अलग होने के भाव में ये होता है संबंध, संबंध का, की, के, ये सब आता है संबंध दर्शाने के लिए। रा री रे भी आता है। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण क्या है? में, पर, भीतर के भीतर इत्यादि शब्द आता है। लास्ट आता है संबोधन, संबोधन। हे, अरे, ये सब आता है संबोधन के दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जबकि संप्रदान कारक का चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, के वास्ते अथवा हेतु। परंतु यदि जब वाक्य में किसी को कुछ अस्थायी रूप से दान दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो वहाँ को, जैसे कि यहाँ को है, को विभक्ति चिन्ह होने पर भी कर्म कारक न होकर क्या हो जाता है? संप्रदान कारक हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। अतः यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कंबल हमेशा के लिए दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संयोग का संधि विच्छेद करेंगे पहले हम, तो हो जाएगा इसका सम, सम, म के नीचे हलंत है प्लस योग, इसका हो जाएगा संयोग, इसका हो जाएगा संयोग। तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, पहले क्या जुड़ा है? योग में सम जुड़ा है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोग। अनुस्वार के अनुसार हो रहा है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होते हैं, कोई प्रकार नहीं होता है ऊपर में से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वाच्य के होते हैं जो, वो 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा कर्तृवाच्य, दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य, तीसरा हो जाएगा भाववाच्य, भाववाच्य। अतः यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 3। यहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद स्पष्ट होता है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत अथवा संदिग्ध भूत? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भूत। क्योंकि दर्शा रहा है कि क्रिया हो चुकी थी, मतलब खाना खा चुका था, अतः यहाँ पे पूर्ण रूप से काम हो चुका है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण भूत होगा। जहाँ क्रिया भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हो जाती है या हो चुकी है, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। इसका मुख्यतः वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी इत्यादि आता है। जबकि सामान्य भूत में क्या होता है? जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, जैसे मैंने खाना खाया, खाया, इसमें क्या हो रहा है कि भूतकाल की क्रिया के विशेष विशेष समय का ज्ञान नहीं हो रहा है, कब खाया ये पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे सामान्य भूत हो जाएगा। फिर क्या होता है? आसन्न भूत। आसन्न भूत में क्या होगा? जिसमें क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का पता चले, जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, अथवा मैं खाना खा चुका हूँ, अथवा मैं खाना खा चुका हूँ, ये भी होगा। अब संदिग्ध में क्या होगा? जहाँ भूतकाल की क्रिया होने में संदेह हो, उसमें संदिग्ध भूत आता है। जैसे उसने खाना खाया होगा, उसने खाना
खाया होगा, खाया होगा। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भू। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है? इसका परिणाम परिमाणवाचक अव्यय, संबंधवाचक, संकेतवाचक अथवा कारणवाचक, कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पे है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? कारणवाचक, क्योंकि अंधा होने के कारण, कारण दर्शा रहा है वह लाचार है, इसलिए अंधा होने के कारण वह लाचार है, इसलिए यहाँ पे कारणवाचक अव्यय होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण अथवा वाक्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार अथवा 8 प्रकार। तो उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार। 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होंगे वाक्य, जिसमें होगा विधान, विधानवाचक, निषेधवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाद वाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, सं, संकेतवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, इच्छावाचक और संदेहवाचक, संदेहवाचक। ये टोटल हो गए 8। अतः अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले, अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तो कितने होगा? व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तब। व्युत्पत्ति के आधार पर क्या कौन कौन से होंगे? सरल वाक्य, दूसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य, तीसरा क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 8। अर्थ के आधार पर पूछे हैं तो 8 प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक है अथवा निषेधवाचक वाक्य है? पढ़ने पे ही समझ में आ रहा है कि यह इच्छावाचक है, यह इच्छावाचक है। कोई अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए या दीर्घायु दे, अतः यहाँ पे हो जाएगा इच्छावाचक। प्रश्नवाचक क्या है? जब प्रश्न पूछा जाता है, जब प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक है। अब है विस्मयवाचक क्या है? विस्मयवाचक जैसे कि जिसमें शोक हर्ष आदि भाव हो, जैसे वाह कितना सुंदर, वाह कितना सुंदर है, वाह वह कितना सुंदर है, वह कितना सुंदर है, तो यहाँ विस्मयवाचक हो जाएगा। निषेधवाचक में नकारात्मक भाव आ जाएगा, जैसे वह आज नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा, नहीं आएगा, में हो जाएगा निषेधवाचक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि संज्ञा पे प्रभाव डालता है, जो अपने अनुसार उसको बनाता है, वह क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। यह विशेषण का विशेषण की ये जो दिया है प्रामाणिक परिभाषा है क्या, कि जिस विकारी शब्द संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसी को हम विशेषण कहते हैं। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। विशेष क्या होता है? जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। विशेषण विशेष क्या होता है? यह दोनों का संयुक्त रूप है। परिभाषा की विशेषण विशेषण की होती है, इसमें विशेषण है और विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष जिसकी विशेषता बताया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विशेषण में से कौन सी बोली, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में मुख्यतः नहीं बोली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में मुख्यतः नहीं बोली जाती है? बांगरू, हड़ौती अथवा ब्रजभाषा, बुंदेली अथवा कन्नौजी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। उत्तर प्रदेश के
पश्चिमी भाग भाग जैसे मथुरा में, अलीगढ़ में बोली जाती है, मथुरा मथुरा अलीगढ़ में बोली जाती है। बुंदेली जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, इटावा इत्यादि जगह पे बोली जाती है। बुंदेलखंड में महोबा में, यहाँ महोबा में बोली जाएगी। और कन्नौजी जो है कन्नौज फर्रुखाबाद, कन्नौज और फर्रुखाबाद में बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये हड़ौती या बंगारू जो है ये हरियाणवी, मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान में बोली जाती है। अतः आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनुप्रास है, उपमा है, अथवा यमक है, अथवा यमक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमक। यमक क्या है? जहाँ एक ही शब्द बार बार आए, जैसे जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, क्या कहलाएगा? यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मन का, मन का शब्द आया है दो अर्थों में, मन का बार बार आए और उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। पहले का अर्थ हो जाएगा मन का, पहले का अर्थ कर का मन का, कर का मन का। इसका अर्थ क्या होता है? माला का दाना। कर का मन का मतलब माला का दाना अथवा मोती, मोती, माला का दाना अथवा मोती। जबकि दूसरे मन का मन का, मन का मन का क्या अर्थ है? हृदय अथवा विचार, हृदय अथवा विचार। यहाँ दोनों मन का अर्थ अलग अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। रूपक क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद हो, मतलब अभेद आरोप हो, तो जैसे चरण कमल बंधव हरिराई, चरण कमल बंधव, चरण रूपी कमल हो जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। अनुप्रास क्या होता है? जहाँ केवल वर्णों की आवृत्ति होती है, जहाँ केवल वर्णों की आवृत्ति, जैसे चरण धरत चिंता कर चर्चा की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे हो जाता है अनुप्रास अलंकार। उपमा जहाँ सादृश्यता के कारण तुलना की जाए, जैसे कि सा, सी, सरीस, तुलना की जाए सादृश्यता के कारण, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव अथवा स्थायी भाव। इसके परिपक्व होने पर वह रस कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अस्थायी भाव जब परिपक्व हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? रस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल अथवा आधुनिक काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल, आदिकाल। इसको क्या कहते हैं? वीर गाथा काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल, काल भी कहा जाता है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल यानी आदिकाल में वो उसमें उपलब्ध वीरतापूर्ण रचनाओं के कारण, वीरतापूर्ण रचनाओं या काव्यों के कारण इसे क्या कहा? क्या कहा? वीर गाथा काल। कौन कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा। भक्ति काल क्या है? इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल कहते हैं भक्ति काल को। रीतिकाल, रीतिकाल में किसकी प्रधानता आती है? इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है, श्रृंगार, श्रृंगार काल कहा जाता है। इसको एक और कहा जाता है उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि आधुनिक काल इसे गद्यकाल के नाम से जाना जाता है, आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से जाना जाता है, इसका एक नाम है गद्यकाल। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, संस्कृत, प्राकृत, कौन सी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पंजाबी क्या है? एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जो अपभ्रंश पैसाची, पैसाची, पैसाची से विकसित हुई। कौन सी अपभ्रंश से? अपभ्रंश पैसाची यानी पैचासी, पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है।
पंजाबी जो कि आधुनिक भाषा है, यह प्राचीन भाषा की श्रेणी में नहीं आती है। जबकि अपभ्रंश, प्राकृत, पाली और संस्कृत, पाली को भी ऐड कर लेंगे यहाँ, ये क्या है, प्राचीन भाषा है, प्राचीन भाषा है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित प्रमुख प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित प्रमुख प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या था? क्या था नाम इसका? कहानी, इंदु, सरस्वती अथवा ब्राह्मण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी, इंदु। इंदु पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1909। 1909 में वाराणसी में शुरू हुआ था, वाराणसी से शुरू हुआ था। इसके संपादन और संरक्षण में जयशंकर प्रसाद जी की मुख्य भूमिका थी। अब ये और है दूसरी क्या है? सरस्वती है। इसके सबसे प्रसिद्ध संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी। त्रिवेदी कब? 1903, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। जबकि कहानी क्या है? यह बाद के दौर में कहानी विधा से जुड़ी पत्रिका है, और यह पत्रिका है प्रसाद जी से संबंधित नहीं है, ये प्रसाद जी से संबंधित, जयशंकर प्रसाद से संबंधित नहीं है, ये कहानी है। ब्राह्मण क्या है? यह प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इनका नाम था, क्या नाम था इनका? तो प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो है इसके संपादक थे या इनसे संबंधित थी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है? 15 बोल रहा है यथाशक्ति। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? कई बार आ चुका है यह। तो तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, बहुव्रीहि है अथवा द्वंद्व समास है। तो यहाँ क्या है? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, यानी कि शक्ति के अनुसार है, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार। इसका शक्ति पहला पद, इसको तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अथवा क्या है? अव्यय है। इसका पहला पद प्रधान और अव्यय है या उपसर्ग हो, वह क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में प्रथम पद जो है प्रधान होता है और इसमें कारक जुड़ता है, जैसे राजपुत्र, विभक्ति चिन्ह लगता है, राजा, राजपुत्र, जैसे राजा का पुत्र, इसका विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है, तो तत्पुरुष समास होता है। बहुव्रीहि, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे दशानन, 10 है जिसकी आनंद, अर्थात रावण, तीसरे पद की ओर। द्वंद्व समय, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं या अथवा और का जो है लोप रहता है, या अथवा और का लोप रहता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, माता या पिता, ऐसे होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस अन, पो प्लस पौ प्लस अन, पो प्लस अन अथवा प प्लस वन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अन। यह क्या है? ओ प्लस एन, यह है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के नियमानुसार यह हो जाता है पवन। क्या हो जाता है? पवन, क्योंकि इसका नियम है कि जब ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से, ओ प्लस भिन्न स्वर आए, तो वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ पे अव हो जाता है, अतः यह हो जाता है पवन। आगे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अमृत शब्द का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? अमृत शब्द का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? पीयूष है, विष है, जलत है अथवा सुधा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूछा है विलोम, यानी कि विलोम यानी उल्टा इसका क्या होगा? अमृत का हो जाएगा विष, विष हो जाएगा। जबकि पीयूष अमृत का क्या है? पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है। सुधा भी क्या है? सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है, जबकि जल जो है ये अलग है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, शोक, रति अथवा हरास। इसका सही उत्तर होता है
श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, रति मतलब प्रेम। और ये शोक किसका होता है? करुण रस का। रस किसका है? हास्य रस का। उत्साह किसका है? वीर रस का, वीर रस का। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कनक कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकार, पक्ति में कौन सा प्रयुक्त अलंकार प्रयुक्त है? तो कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकार या खाए बौरा चकवा पाए बौरा, इसमें पक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है अथवा उपमा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जब एक ही शब्द, कनक शब्द जो है कितनी बार आया है? 2 बार। एक ही शब्द बार बार आए और दोनों का अर्थ अलग हो तो वहां पे क्या आ जाता है? यमक आ जाता है। जैसे एक कनक का अर्थ है सोना, जबकि दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अर्थात जग में कोई सोना बहुत ज्यादा पा जाता है तब भी पागल हो जाता है, और धतूरा खा लेता है तब भी। आगे बढ़ते ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या बोल रहा है? चरण धरत चिंता करत चितवत चहु और पक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार पूछा है, कौन सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्लेष अलंकार। इस पूरे दोहे में अगली पंक्ति होती है, क्या होती है इसका? अगली पंक्ति क्या होगा? सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत, फिरत, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, चोर। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द एक ही बार आया है, सुबरन शब्द एक ही बार आया है, जबकि इसके कई अर्थ हैं। क्योंकि कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या होगा? सुंदर वर्ण या सुंदर अक्षर होगा। व्यभिचारी के लिए क्या होगा? सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। और चोर के लिए क्या होगा? सोना अथवा धन होगा, सोना अथवा धन। अतः एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ आते हैं तो वहां पे हो जाता है श्लेष, यानी कि एक ही शब्द से सुबरन से कई चीज चिपके हुए हैं, कई अर्थ चिपके हुए हैं, तो श्लेष मतलब चिपकना होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोल रहा है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, पक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, श्लेष यहाँ होगा, क्या होगा यहाँ पे? श्लेष होगा अथवा उपमा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कैसे? जैसे कि जहाँ पर किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे चरण, तरन, तनुजा, तट, तमाल में तो बार बार आ रहा है, यानी कि बार बार इसकी आवृत्ति दोहराव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वीर रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है? तो पीछे बता चुके हैं, वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह, उत्साह। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्रोध का क्या होता है? रौद्र, क्रोध का होता है रौद्र, जबकि विस्मय किसका होता है? अद्भुत का, अद्भुत। और भय किसका होगा? भयानक, भयानक का, भयानक रस का क्या होगा? अस्थायी भाव भय होता है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अमर्ष निम्नलिखित में से क्या है? अमर्ष निम्नलिखित में से क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण अथवा एक अलंकार? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? रस निष्पत्ति के अंतर्गत कुल कितने हैं? 33। 33 क्या है? संचारी भाव। 33 संचारी भाव होते हैं, जिनमें से एक है अमर्ष। अमर्ष भी एक उसमें से आता है, जिसका अर्थ होता है विरोध, विरोधी का विरोध न करना, विरोधी का विरोध न करना, न करना, न करना या न कर पाने के कारण मन में जो उत्पन्न होती है व्याकुलता या झल्लाहट या क्रोध उत्पन्न होता है, न कर पाने के कारण जो उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं अमर्ष। तो अच्छा, काव्य दोष क्या होता है? काव्य के सौंदर्य में जो बाधा डालने वाले तत्व होते हैं उनको हम काव्य दोष बोलते हैं। काव्य गुण क्या होता है? काव्य की जो शोभा बढ़ाता है उसको काव्य गुण बोलते हैं। अलंकार क्या होता है? काव्य का बाह्य आभूषण अथवा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वैदेही वनवास निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? वैदेही वनवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिअवध की, मैथिली शरणगुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की अथवा श्रीधर पाठक की?
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये याद करने वाली चीज़ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये वैदेही वनवास जो है इन्होंने 1900 1940 ईस्वी में खड़ी बोली का एक प्रसिद्ध करुण प्रधान महाकाव्य है। 1940 का खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य, जिसकी रचना यही किए थे, कौन किए थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किया था। इनकी एक और है रचना जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? तो इनका है साकेत है भारत भारती। साकेत और भारत भारती और यशोधरा भी है। रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? उर्वशी। उर्वशी उर्वशी रश्मि रसी रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। जबकि श्रीधर पाठक का क्या है? ये इनका है एकांतवासी योगी और उजड़ ग्राम। एकांतवासी योगी इनकी रचना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जो धन कमाते हों उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, वाक्य का प्रकार कैसा है? जो धन कमाते हों उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, एक वाक्य है, बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। विधिवाचक वाक्य है, विस्मय वाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, अथवा संकेत वाचक वाक्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकेत वाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पे धन बचाने का संकेत किया जा रहा है, धन बचाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। विधिवाचक क्या होता है? जो सामान्य सूचना देने वाला है, जैसे राम पढ़ता है, जैसे राम पढ़ता है, ये सामान्य एक जानकारी दे दे रहा है, सूचना दे रहा है, तो इसको हम विधिवाचक बोलते हैं। विस्मयवाचक क्या होता है? विस्मय का जैसे कि अर्थ है कि आश्चर्य प्रकट कर दे, क्या आश्चर्य प्रकट कर दे, उसको हम बोलते हैं विस्मयवाचक। जैसे कि इच्छावाचक क्या है? जिसमें आशीर्वाद या अपनी इच्छा प्रकट किया जाता हो, उसको इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अगले साल, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? वह अगले साल आएगा वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अपादान कारक है, संबंध कारक, अधिकरण है, अथवा कर्म कारक, कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्योंकि क्रिया के आधार पे स्थान या समय को सूचित करने वाले संज्ञा सर्वनाम के रूप में अधिकरण कारक आता है। तो यहाँ पे वह अगले साल आएगा, समय का सूचक दे रहा है कि कब आएगा, अगले साल आएगा। तो यहाँ पे क्रिया के आधार पे ये सूचित कर रहा है संज्ञा सर्वनाम के रूप में कि अगले साल आएगा। तो अतः यहाँ पे अगले साल समय का बोध कर रहा है। जब मूलतः भाव अगले साल में का है, या विभक्ति चिन्ह में आएगा, अगले साल में छुपा है। अतः यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर अपादान कारक क्या होता है? अलगाव के अर्थ में होता है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें गंगा निकल के अलग हो जा रही है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब में भी अपादान कारक होगा। संबंध कारक आपसी रिश्ता या संबंध दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए होता है, जैसे राम की पेन, राम की पुस्तक। अधिकरण कारक ये हो गया। कर्म कारक क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जैसे कि को आता है, इसका को आता है, इससे कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अधिकरण कारक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में है? किस कारक में? संबंध में है, अधिकरण में है, संप्रदान में, अथवा करण कारक में? किसमें है? किसमें है यह बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करण कारक कहाँ गया है? करण कारक ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कर्ता जिस साधन या माध्यम के द्वारा क्रिया करता है उसे ही करण कारक कहा जाता है। यहाँ बात करने की क्रिया का माध्यम क्या है? टेलीफोन। माध्यम क्या है? टेलीफोन। अगर माध्यम है, जहाँ माध्यम होता है, यानी कर्ता जिस माध्यम से या साधन के द्वारा क्रिया करता है, तो ये टेलीफोन द्वारा क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? कर्मवाच, कर्तृवाच, भाववाच, अथवा मिश्रवाच। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रवाच, कोई वाच्य नहीं है। कर्ता कर्म, कर्ता कर्तृ कर्म और भाज्य, तीन प्रकार के वाच्य होते हैं।
जिसमें से कि यहाँ पे जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है कर्तृवाचक, क्योंकि लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे कि लड़का आम खाता है, लड़का आम खाता है, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, लिंग वचन जैसे है क्रिया का खाना, खाता है, इसके अनुसार आ रहा है लड़का के अनुसार। अगर यहाँ लड़की होती, जैसे जैसे लड़की हो आम, तो यहाँ पे हो जाता खाती है, जैसे लड़की आम खाती है। यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग है, यहाँ पे लड़का है पुल्लिंग तो खाता है यहाँ पे क्रिया पुल्लिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेषण के अंतर्गत आता है? जाना, देवता, सुंदर अथवा कौन? जाना, देवता, सुंदर अथवा कौन? तो यहाँ पे कौन है ऐसा शब्द जो विशेषता बता सकता है? तो देवता, कौन अथवा जाना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ये जाना क्रिया है, देवता संज्ञा हो जाएगा, जबकि सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो ये एक विशेषण शब्द को दर्शा रहा है, अतः यह क्या हो जाएगा? जैसे वह लड़का सुंदर है, वह सुंदर बालक है, सुंदर बालक है, तो ये क्या है? बालक की विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है, अतः यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो यह हो जाएगा एक फैक्ट, एक फैक्ट हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर इसका 500 से पूर्व से 1000 ईस्वी तक, इसका अगर सही उत्तर देखा जाता है, भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। पहला है 1500 से, कहाँ गया, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ईस्वी तक, ईस्वी तक, और 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकाल में देखा जाए तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो उत्तर इसका बी अथवा डी दोनों सही होगा। बी 500 से 1000 ईस्वी पूर्व भी, 500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक, यहाँ पे दोनों है, अतः यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई बना दिया जाएगा, बी एंड डी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से आज तक चली आ रही है, अतः अगर ज़्यादा उचित समझा जाए तो ऑप्शन नंबर बी टिक करना होगा, 500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, अन्यथा इसका दूसरा हो जाएगा 500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। तो यहाँ पे बी ज़्यादा सुटेबल है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में अथवा आधुनिक काल में? तो आदि का इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि काल में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? ये थे चंद वरदाई, वरदाई, चंद वरदाई, जिन्हें हिंदी का प्रथम हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। महाकवि चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। इन्होंने रचना हिंदी साहित्य की आदिकाल यानी वीरगाथा काल में की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना, इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, वीर गाथा काल। आगे आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समुदाय को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका वर्णमाला। क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। वर्णमाला, जैसे क, ख, ग, घ, इसमें क्या होता है? ये वर्ण को जो है व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह में रखा जाता है। यदि वर्ण सार्थक समूह पूछा जाए तो वह शब्द कहलाता है, परंतु यहाँ पे क्या है? शब्द दिया नहीं है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्णमाला। क्योंकि क्रमबद्ध जो है समूह होता है वो वर्णमाला, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। और शब्द क्या होता है? सार्थक, सार्थक क्रमबद्ध समूह, जिसका कोई अर्थ निकले उसको सार्थक बोलते हैं। तो अगर सार्थक लगा रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? शब्द होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्णमाला टिक करेंगे, यहाँ पे सार्थक हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पुस्तक शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? पुस्तक शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि
जैसे कि संसार की सभी पुस्तक की पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। पुस्तक से संसार में जितनी भी पुस्तक है, एक पुस्तक जाति का, पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक क्या है? यदि किसी यहाँ पे अगर किसी विशेष पुस्तक का नाम होता तो वहाँ पे हो जाता है व्यक्तिवाचक, जैसे कि रामायण, पुस्तकों में एक विशेष पुस्तक का नाम है यहाँ पे, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। भाववाचक संज्ञा क्या है? जो किसी भाव को दर्शाए, जैसे कि मिठास है, ये क्या है, और बचपन कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? भाव को दर्शाया तो भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे पदार्थ है, सोना है, चांदी, सोना चांदी लकड़ी इत्यादि द्रव्य को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग वर्ग के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? उपहार, मस्तक, ग्रंथ, रचना। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? स्त्रीलिंग कौन सा है? उपहार दिया जाता है, क्या है? अगर उपहार को वाक्य में पिरोएं तो उपहार दिया जाता है, दिया जाता है। मस्तक चौड़ा है, अगर सेंटेंस बनाए तो मस्तक चौड़ा है, तो यहाँ चौड़ा और जाता है क्या है? पुल्लिंग है, तो ये हो गई पुल्लिंग। ग्रंथ क्या है? ग्रंथ लिखा जाता है, लिखा जाता है, यहाँ पे भी है लिखा जाता है, या लिखा जो है क्या है? यहाँ पे है पुल्लिंग है, अतः ये भी पुल्लिंग है। रचना की जाती है, की जाती है, यहाँ पे जाता है नहीं, जाती है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्त्रीलिंग को दर्शाने वाला रचना है, यानी सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। गरीबों की सहायता करो, वाक्य में रेखांकित शब्द गरीब क्या है? रेखांकित गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है अथवा भाववाचक संज्ञा है? इस वाक्य में देखा जाए तो गरीबों की सहायता करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि ये पूरे गरीब जाति का विरोध करा है, यानी जो जितने भी लोग गरीब हैं सबकी को एक जाति मान के उनकी सहायता करो, यानी कि जो जितने भी गरीब हैं उनको एक जाति में पिरो दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। विशेषण जो विशेष संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जो भाव को दर्शाता है, जैसे दयालुता, बचपन इत्यादि। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, 6 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर क्या संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक हो जाएगा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6। अतः सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? विशेषण के रूप मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? 3 4 5 अथवा 6, कौन सा सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि देख लें, गुण, गुण पहला एक होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, एक होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक, एक होता है परिमाण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, एक होता है सार्वनामिक, सार्वनामिक। ये कितने हो गए? एक हो गया, दो, तीन, चार, अतः कुल 4 माने गए हैं। विशेषण के कुल 4 रूप माने गए हैं। जैसे गुणवाचक में क्या होगा? जैसे कि गुण बताता है, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, ये हो गया गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में क्या होता है? जैसे कि कुछ संख्या दी हुई है, 2 4, कुछ लोग, 2 गुना, ये सब हो जाएगा इसमें। संख्यावाचक में परिमाण बताया, जैसे 2 लीटर 4 लीटर, 2 लीटर 4 लीटर। सार्वनामिक में हो जाएगा जैसे कि सर्वनाम, जैसे वह लड़का, वह लड़की, वह यह, ये सब हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 4 भेद होते हैं। आज प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।